हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमारे पास बेसिकली 11 प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 11 प्रिंसिपल हैं, वो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि इस टॉपिक में से हाफ ईयरली में या फिर फाइनल में पूछा जाता है। ठीक है क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला पॉइंट है अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये जब मैं भी फर्स्ट क्लास लेता हूँ आप लोगों की, है ना, फर्स्ट डे जो होता है हमारी क्लास का, उस दिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस और ओनर दोनों एक हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग। तो ये मैं आपको याद हो बताता हूँ कि भाई हमारे पास 11 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ही है हमारे पास अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे भाई? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बात क्लियर? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को हम लोग सेपरेट कंसीडर करेंगे फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, ओनर और बिजनेस दोनों एक हैं, अलग अलग, अलग अलग। और हम एंट्रीज जो है रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपने एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ओनर जो है वो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बच्चे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, फायदा नहीं है, फिर यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। ओनर को हम लोग क्या मानेंगे? अपना क्रेडिटर मानेंगे। और कितने रुपए तक क्रेडिटर मानेंगे? जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उतने रुपए तक हम लोग क्या मानेंगे? उसको अपना क्रेडिटर मानेंगे। यानी कि हमें लायबिलिटी माननी है बेसिकली कैपिटल को। देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड एंड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल सी बात है, जो ओनर का अकाउंट है वो उसके नाम से बनता है या कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल। ओनर का नाम अगर फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल में क्या था, सलमान खान था, तो क्या हम सलमान खान का अकाउंट बनाते थे? क्या नहीं, हम किसका अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट, है ना। और कोई प्रॉफिट होगा वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर क्रेडिट करने, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अमृत ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, उसने 1 लाख रुपए लगाए बाय चेक। सिंस द फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट इट विल डेबिटेड बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट क्या? अमृत कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है। अमृत ने क्या करा बेटा? यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए से और चेक लगाया, मतलब चेक दिया बेसिकली बिजनेस को। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक को डेबिट करेंगे और अमृत के कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया, क्या नाम है? अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, उसका नाम है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि ट्रांजैक्शन को हम किस में मेजर करते हैं? बेसिकली मनी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है या फिर हम लोग मनी को मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। बात क्लियर? यहाँ पे पैसा जहां पे इन्वॉल्व होगा उसको क्या करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पर ना देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के ना बहुत बार 2 लिमिटेशन पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? 2 लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन है ट्रांजैक्शन और जो इवेंट होगा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर नहीं हो सकती वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरा मैनेजर जो है बड़ा क्या है बेटा? इंटेलिजेंट है, या बोल दो कि हार्ड वर्किंग है ना, बट क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्या नहीं, वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव हो गया उसका। या मैंने जो भी एक एसेट खरीदा है वो कितना यूजफुल है मेरे लिए, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सिंपल है बात। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि ऐसी ट्रांजैक्शन और ऐसे इवेंट्स जो मनी में मेजर नहीं हो सकते, हम लोग उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये हमारी लिमिटेशन है।
क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव तो देख लेते हैं हम लोग, बट क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट एंड कंटिन्यू टू शोन एट द रिकॉर्डेड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम मान के चलो ये मेरी एक ट्रांजेक्शन हुई है, मशीन परचेस करी हमने कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। इसकी डेट है 1 अप्रैल 2018। तो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये चेंज हो पाएगा, नहीं। तो यानी कि दूसरी लिमिटेशन क्या है, दोबारा पढ़ना, जो मनी की वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो पाती है ना, स्टैटिक वैल्यू सेम जो रहती है। एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट अ वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट। कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है, और हम उसको कंटिन्यू शो करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, यानी कि चेंज नहीं करते। कोई भी इन्फ्लेशन होगा उस गुड्स के रिगार्डिंग या उस एसेट के रिगार्डिंग, उसको हम लोग बेटा चेंज नहीं कर पाते। तो ये दूसरा लिमिटेशन हुआ। पहला लिमिटेशन क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉर्ड नहीं। दूसरा, मनी की हम लोग स्टैटिक वैल्यू को ही लेते चलते हैं, मनी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। कोई इन्फ्लेशन होता है तो उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते। जो वैल्यू रिकॉर्ड करी है वही वैल्यू सेम रहेगी हमारी बुक्स में, वो चेंज नहीं हो पाती। समझ में आई बात, 2 लिमिटेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अच्छा अब ये बताओ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अकाउंट्स मुझे आता है बनाना, है ना, मैं अकाउंट्स बनाता रहा। मैं क्या करता बेटा, अकाउंट्स बनाता रहा। मैंने ना बीच में अपने पूरे पीरियड को डिवाइड ही नहीं करा, अकाउंटिंग लाइफ को या बिजनेस लाइफ को मैंने डिवाइड, यानी कि मैं अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर पा रहा, बनाता जा रहा हूं। क्या कोई रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस की लाइफ है वो हमें तोड़नी पड़ेगी, ब्रोकर करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के बाद मैं अपने बुक्स को क्लोज करूंगा, जिससे क्या कर पाएंगे बेटा, हम लोग अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं बेटा, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular intervals। जो पूरी लाइफ है मेरी एंटरप्राइज की या बिजनेस की, उसको मैं छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दूंगा कि जिससे अपनी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को मेजर कर पाऊं। अगर मैं छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं करूंगा तो बेटा मैं कैसे रिजल्ट निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कंपैरिजन भी नहीं कर पाऊंगा। बात क्लियर। तो हमारे पास एक assumption थी ना, याद है कौन सी, 3 assumption थी। पहली कौन सी थी, गोइंग कंसर्न। दूसरी कौन सी थी, कंसिस्टेंसी। तीसरी कौन सी थी, एक्रूवल। तो कंसिस्टेंसी को आप कहीं ना कहीं इसमें लिंक कर सकते हो, या गोइंग कंसर्न को इसमें लिंक कर सकते हो आप। बिजनेस हमने स्टार्ट करा सोचकर कि भाई बिजनेस हम कब तक करेंगे, जब तक हमें नुकसान नहीं होता, जब तक हम लोग बिजनेस करते रहेंगे अपना, है ना। बट वो बिजनेस की लाइफ को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को, ठीक है। देखो आप यही वही मैंने बोला, आगे बढ़ो। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फॉलोइंग दी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम अकाउंट्स को फॉलो करते हैं कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू। मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर। जब तक हम करना चाहें तब तक हम कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन या बिजनेस को कंटिन्यू। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशली द मैनेजमेंट, बैंक, require information from the accounts at a regular interval so that decision can be taken at the appropriate time। जो बैंक हो गया, मैनेजमेंट हो गई, हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट हो गई है, बैंक हो गए, है ना, उनको क्या चाहिए बेटा, मेरे बिजनेस के अकाउंट्स चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे, कि जिससे वो मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस वगैरह मेजर कर पाए। बात क्लियर, और सही डिसीजन ले पाए।
भाई मैनेजमेंट भी अगर परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो आगे मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? कर सकता हूँ ग्रोथ? नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। मैनेजमेंट रिक्वायर इंफॉर्मेशन at regular intervals to assess the performance, fund requirement, bank require accounting informations periodically because they have invested money and have to ensure its safety and returns. बात समझ में आई? मैनेजमेंट को क्यों चाहिए अकाउंट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए पीरियोडिकली? कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए और फंड्स के रिक्वायरमेंट को देख पाए। बैंक को क्यों चाहिए? क्योंकि बैंक ने हमें पैसा दे रखा है, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जिनको मैंने पैसा दिया है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे? बैंक पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? फुल डिस्क्लोजर कोई बताएगा? नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, फुल डिस्क्लोजर का मतलब समझ में? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। यहां पे ये बोला गया है कि भाई जब भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको सही से रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कंप्लीट रिपोर्ट करना, रिपोर्ट मतलब समझाना, देना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ये बताओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैं अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं जर्नल बना रहा हूं, लेजर बना रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, सब बना रहा हूं मैं, बट दूसरे इंसान को क्या मेरे जर्नल से मतलब है? क्या मेरे लेजर से मतलब है? नहीं। दूसरे को क्या मतलब है? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से। तो इसे हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे सभी चीज को दिखाना चाहिए, फुल डिस्क्लोज करना चाहिए, कि जिससे दूसरा इंसान जो है, जो मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड है या मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो सही से डिसीजन ले पाए। बात क्लियर? आगे पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स, good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed. For example, the reason of low turnover should be disclosed. अगर मेरी सेल्स जो है वो कम हो रही है तो मुझे उसका रीजन देना चाहिए। बात क्लियर? तो यहां पर हम बात करें रीजन की, कि अगर मेरे पास बिजनेस में कोई भी चीज नेगेटिव हो रही है तो उसका मुझे रीजन देना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैं छुपा नहीं सकता उसको। ये मेरा कौन सा प्रिंसिपल है? फोर्थ प्रिंसिपल है। फिफ्थ प्रिंसिपल इसके रिगार्डिंग ही है, जिसका नाम है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरे अपोजिट जो पार्टी है उसके डिसीजन पे इफेक्ट डाले, वो इंफॉर्मेशन कौन सी हुई? मेटीरियल इंफॉर्मेशन हुई। मेटीरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? भाई आप ये मानो कि मैं ना अपना प्रॉफिट जो है वो रेस कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे बैंक से लोन लेना है बहुत अच्छा खासा। मुझे आगे इन फ्यूचर में अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है और बैंक से लोन लेना है। बैंक मुझे लोन कब देगी? जब मेरे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो मैंने क्या करा, यहां पर प्रॉफिट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे बढ़ाना शुरू कर दिया? सही काम करके नहीं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके। अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके मैंने अपना प्रॉफिट को बढ़ाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट है मेरे? नहीं, मेरे एक्चुअल प्रॉफिट वो नहीं है, बट वो प्रॉफिट्स के डिसीजन पे बैंक मुझे क्या दे देगी? लोन। तो मैंने चीटिंग करी ना बैंक के साथ। तो यहां पर इस प्रिंसिपल के अंदर यही बताया गया है कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो हमें सबसे पहले बतानी पड़ेगी, जो किसी दूसरे इंसान के डिसीजन पे इफेक्ट डाले। अच्छा ये बताओ कि यार मेरे पास ना 10 लाख रुपए की सेल है। सेल कितने की है? 10 लाख की। और मैं 1 लाख रुपए
रिपेयर कर रहा हूं मशीन पे, क्या ये मेटीरियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है? अच्छा एक और सुन लो, मैंने यहां पे 1 करोड़ की सेल करी, ठीक है, और रिपेयर करा 1 लाख का, मशीन पे रिपेयर करा 1 लाख का, दोनों में से मेटीरियल इंफॉर्मेशन कौन सी है? पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। कैसे? मतलब पहली वाली इंफॉर्मेशन मैं छुपा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हो, दूसरी को बताना जरूरी है। मेटीरियल इंफॉर्मेशन क्या? कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे बतानी ही चाहिए, जो दूसरे के डिसीजन पे इफेक्ट डाले, वो कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? आवाज नहीं, कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? मेटीरियल इंफॉर्मेशन। बात क्लियर? तो मैं दोनों में से आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लग रही है कि वो मेटीरियल है? कौन कह रहा है सिर्फ फर्स्ट वाली है? जल्दी याद करो मेरे, फर्स्ट वाली। कौन कह रहा है सेकंड वाली है? सेकंड वाली। अरे जो कुछ नहीं कह रहे, हंसना थोड़ा ना बेटा। अच्छा आप ये बताओ, सोचो जरा ध्यान से, यार मैं 10 लाख की सेल कर रहा हूं और इस 10 लाख की सेल पे मैं 1 लाख रुपए मशीन में रिपेयर कर रहा हूं। 10 लाख की सेल पे मैं 1 लाख रुपए मशीन को रिपेयर कर रहा हूं। भैया ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूं और अगर 1 करोड़ की सेल करने के बाद 1 लाख रुपए में मशीन को रिपेयर करने में लगा रहा हूं, तो कोई इतनी मेटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज सेल्स भी देखो ना कितने की है, 1 करोड़ की। बट पहले वाली इंफॉर्मेशन के अंदर सेल कम है, 10 लाख की सेल है, और 10 लाख की सेल में से 1 लाख रुपए किस में लगा रहा हूं मैं? मशीन की रिपेयर में। तो ये मुझे बताना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? मटेरियल इंफॉर्मेशन है। क्या है बेटा? मटेरियल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? पढ़ो एक बार दोबारा से, यहां से पढ़ो। एन आइटम should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। जो इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उनके डिसीजन पे इंफ्लुएंस करे या इफेक्ट डाले, वो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी। बात क्लियर? इसका एग्जांपल यही है सेम जो मैंने बताया। देखो, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, 2.5 लाख रुपए मैंने रिपेयर करा बिल्डिंग में, लेकिन टर्नओवर कितने की है? 10 लाख की। बट इट इज नॉट मटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ से, ये कितना बेटा? 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे मैं 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग की रिपेयर में लगा रहा हूं, तो वो मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख की सेल पे 2.5 लाख रुपए मैं बिल्डिंग की रिपेयर में लगा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो अभी तक हमने कितने प्रिंसिपल पढ़े? 5। याद है? पहला कौन सा? बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी। दूसरा मनी, अरे मुंह से सबकी आवाज आनी चाहिए। पहला कौन सा? आवाज नहीं। पहला कौन सा? दूसरा बेटा मनी मेजरमेंट। बेटा आगे हो जाओ वैष्णवी, और आगे आ जाओ। पहला जो है वो बिजनेस एंटिटी, दूसरा क्या है बेटा? मनी मेजरमेंट। तीसरा अकाउंटिंग पीरियड। तीसरा कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड। फोर्थ फुल डिस्क्लोजर, और फिफ्थ क्या बेटा? मटेरियलिटी। बात क्लियर? सिक्स्थ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंफर्म आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये वाला, ठीक है? कंफर्म है, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना, ये वाला पॉइंट। क्लियर? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है समझते हैं। देखो, हालांकि हमारे पास एक चैप्टर है, बेटा आगे जाके प्रोविजन एंड रिजर्व, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा पॉइंट। देखो क्या है, डेटर है, डेटर
डेटर है ना, डेटर मेरे 10 लाख रुपए के डेटर हैं, तो 10 लाख रुपए के डेटर रखने में रिस्क है या नहीं है, पहले बताओ। है बेटा, है ना। हो सकता है इन फ्यूचर ये मेरे क्या हो जाए, बैड डेट हो जाए। क्या हो जाए बेटा, बैड डेट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे 10 लाख रुपए के बैड डेट हो जाए? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी एक जने को थोड़ा दे रखी है मैंने, किसी एक जने को थोड़ा सामान बेच रखा है। ये 10 लाख रुपए के डेटर मेरे 20 डेटर्स में से हैं, यानी कि 20 डेटर्स का टोटल सम कितना है, 10 लाख। समझ में आई बात? मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर कि इसमें से 15% का मेरा बैड डेट हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में कितना हो सकता है, 15% का। तो मैं क्या करूंगा, 15% का अभी प्रोविजन बना लूंगा। प्रोविजन मतलब सेव कर लूंगा 15%, 1.5 लाख रुपए। 10 लाख का 15% कितना हुआ, 1.5 लाख। वो मैं अभी प्रॉफिट में से निकाल के कहां डाल दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डाल दूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। डाउटफुल डेट मतलब ये मेरे डेटर्स है, ये मेरे डाउटफुल हैं 10 लाख। इनमें से मुझे लग रहा है कि 15% क्या हो सकता है, बैड डेट हो सकता है। तो मैंने 15% का प्रोविजन बनाया। किसका प्रोविजन बनाया, डाउटफुल डेट का। किसका बेटा, डाउटफुल डेट का। कितना आया, 1.5 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, पक्का? चलो अब यहां पे देखो, ये मानो हमारी मम्मी है, ठीक है, क्लियर? तो इनको हर महीने, एवरी मंथ जो इनके हस्बैंड है, ठीक है, वो 20,000 रुपीज देते हैं घर चलाने के लिए। कितने रुपए देते हैं, 20,000। अब जो वाइफ है वो 15,000 रुपए तो स्पेंड करती है, खर्चा करती है, ठीक है, और 5,000 की करती है सेविंग। 5,000 की बेटा सेविंग। अब 5,000 की सेविंग में बना रखी है 2 गुल्लक, ठीक है। एक गुल्लक बना रखी है जो मार्च में एडमिशन होता है बच्चों का, वो एडमिशन फीस के लिए। एक बना रखी है जनरल गुल्लक। जनरल गुल्लक, जनरल मतलब इन फ्यूचर आगे कोई सा भी ऐसा खर्चा आ जाए जब हमारे पास पैसे ना हो तो ये गुल्लक तोड़कर खर्च कर सकते हैं। बट पहली गुल्लक पे लिखा हुआ एडमिशन, ये गुल्लक को तोड़ेंगे क्या, नहीं। ये कब तोड़ेंगे, जब एडमिशन है। अकाउंट्स भी इस पे चीज है। अकाउंट्स में भी हम आगे आने वाले कोई भी खर्चे हैं उनके लिए अभी से क्या बनाते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड प्रोविजन बनाते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए। यानी कि पहली वाली गुल्लक जो है ना, ये बेसिकली हमारी क्या हुई, प्रोविजन हुई। क्या हुई बेटा, प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए बनाया ना, आगे बैड डेट हो सकता है ना। अब आगे इन फ्यूचर मेरे पास कोई सा भी खर्चा आ जाए एकदम से, तो क्या मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो मैंने अमाउंट सेव करा हुआ है, क्या उसको यूज कर सकता हूं क्या, नहीं। दूसरी गुल्लक को क्या बोलेंगे, रिजर्व। क्या बोलेंगे बेटा, रिजर्व। प्रोविजन एंड, इसे बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस मतलब बचा के रखना, कंजर्वेटिज्म मतलब बचा के रखना।
ये पूरा कॉन्सेप्ट ये प्रोविजन रिजर्व पे ही डिपेंड करता है। और इसकी एक टैगलाइन बहुत बढ़िया टैगलाइन है, क्या? प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस। एंटिसिपेटेड मतलब जो मुझे लग रहा है कि अगर ये एक्सपेंस हो सकता है, उसके लिए अभी से पैसे जोड़ के रख लो। बात क्लियर? आगे आने वाले एक्सपेंस और लॉस के लिए अभी से क्या करो? पैसे जोड़ के रख लो। लेकिन भाई आप अपने आगे आने वाली इनकम और प्रॉफिट को अभी से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। क्या पता वो हो या ना हो, क्या पता वो हो या ना हो। अगर आपने एंटिसिपेट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टर को धोखा दे रहे हो। आपको लग रहा है कि आगे जाके आप 10 लाख रुपए का काम करोगे, आपने लिख दिया 10 लाख रुपए इनकम, इन्वेस्टर ने पैसे लगा दिए, आगे 10 लाख रुपए की जगह 1 लाख रुपए का काम हुआ। धोखा है कि नहीं? समझे बात? तो हम आगे आने वाली इनकम और आगे आने वाले प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो दोबारा से पढ़ो एक बार इस चीज को। प्रोवाइड, जी एक साथ, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। आगे आने वाले खर्चे या नुकसान को अभी से एंटिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आगे आने वाली इनकम या प्रॉफिट को अभी से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? तो पढ़ो इसके अंदर एक बारी। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मैनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, लेकिन आगे आने वाले लॉसेस को अभी से क्या करो बेटा? एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल जो है इसका वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट एंड डिस्काउंट। समझ में आई बात? मैंने बताया अभी। आगे आपको लग रहा है कि अगर बैड डेट हो सकता है तो आपने क्या करा? अभी से प्रोविजन बना लिया उसका। ठीक है, तो एक तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन से प्रिंसिपल से आता है बताओ? प्रूडेंस। कौन से प्रिंसिपल से आता है भाई? मुंह से आवाज नहीं आ रही। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। भाई देखो, क्लोजिंग स्टॉक की मेरे पास यहां पर दो वैल्यूज हैं, एक है बुक वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मेरी 10,000 रुपए है, मार्केट वैल्यू मेरी 12,000 रुपए है। तो मैं इन दोनों में से कौन सी चूज करूंगा? लोअर। कौन सी चूज करूंगा बेटा? लोअर। बड़ी वाली अमाउंट चूज नहीं कर रहा, लोअर चूज कर रहा हूं। और ये मुझे कौन बता रहा है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन बता रहा है बेटा? प्रूडेंस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे ना स्कूल में तो ऐसा क्वेश्चन डालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रूडेंस बताओ क्या होता है, तो उसका पूरा बता दो, उसका एग्जांपल लिख दो। बात क्लियर? नहीं तो एग्जांपल से पूछ सकते हैं भाई कि ये एग्जांपल बताओ किसका है। कोई डाउट यहां पे किसी को? नेक्स्ट, अब आसान से प्रिंसिपल्स है हमारे पास। ये सबसे 3 डिफिकल्ट थे, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियल और प्रूडेंस। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7 प्रिंसिपल कौन सा हमारा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। का मतलब क्या है समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। जिस वैल्यू पे हमने एसेट खरीदा है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और आगे आने वाले जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस एसेट के ऊपर हम लोग उस कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पे ही करते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? कॉस्ट वैल्यू से लगाना शुरू करेंगे ना। बात क्लियर? तो आगे आने वाली कोई भी अकाउंटिंग है वो हम उस कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पे ही करते हैं। आगे समझना, एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जब हमने परचेज करा तो जो वैल्यू पे हमने परचेज करा उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट वैल्यू। बट सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम उसकी वैल्यू को कम करते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट may change with the passage of time, but for accounting purpose it continues to be shown in the books of account at its book value. बेटा book value क्या होती है? book value क्या होती है?
कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन। मैंने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। ये कौन सी वैल्यू है बेटा? कॉस्ट वैल्यू है मशीन की। 10% का मैंने डेप्रीसिएशन माइनस करा, कितना आया? 10,000, 90,000 रुपए आ गया। ये मेरे पास 90,000 बुक वैल्यू है, कब की? 1 अप्रैल 2021 की। फिर दोबारा से मैंने क्या करा? 10% का डेप लगाया, 10,000 रुपीज लगाया, कितना आया? ये मेरी बुक वैल्यू है कब की? 1 अप्रैल 2022 की। नहीं समझ में आई बात? फिर दोबारा से मैंने क्या करा? 10% का डेप लगाया, 10,000 रुपए, वैल्यू कितनी आ गई? 70,000। ये बुक वैल्यू है कब की? 1 अप्रैल 2023 की। और 1 अप्रैल 2023 को मैंने इसको सेल कर दिया 55,000 रुपए में, तो मेरा लॉस कितने का हुआ? तो भैया आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्यों नहीं देखी? आपने कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर क्यों नहीं करा? क्योंकि हम कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर नहीं करते। किससे कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू मेरे पास 70,000 है। जिस दिन मैंने मशीन बेची है उस दिन की बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बेटा 55,000 रुपए कौन सी वैल्यू है बताएंगे? मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे मेरा एसेट बिक सकता है, वो वैल्यू जिस पे मेरा एसेट, उसे क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। बात क्लियर है? आगे बढ़ो। वही एग्जांपल आगे भाई। तो कॉस्ट कौन से समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जांपल यही है। फॉर एग्जांपल परचेज करा 5 लाख का। इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इट्स मार्केट वैल्यू कितना है? 4 लाख या फिर 7 लाख। तो एसेट शैल कंटिन्यू टू बी शोन एट परचेज प्राइस कितने का? 5 लाख। बात समझ में आई? हमने जब मशीन खरीदी वो हमने खरीदी 5 लाख की। साल खत्म हुआ, बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो उस दिन पे मेरे एसेट की मार्केट वैल्यू 4 लाख भी हो सकती है, 7 लाख भी हो सकती है। तो क्या मैं 4 लाख या 7 लाख रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। कितना रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख। और वही कंटिन्यू रहेगी। बात क्लियर है? चलिए 8 मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? हम लोग मैच करते हैं अपने रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से। अपने रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से हम लोग क्या करते हैं? मैच करते हैं। और हमारे पास यहां पर आंसर क्या आता है मैच करने के बाद? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। पढ़ो एक बारी। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। हर साल मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि मैंने देखो सबसे पहली बात, अकाउंट्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसलिए तो हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। बात क्लियर? इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जिस पीरियड का हम अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड के टोटल रेवेन्यू को हम मैच करेंगे उस पीरियड की टोटल एक्सपेंस से, तो जाके हमारा क्या आएगा? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। नहीं बात समझ में? बात क्लियर? आगे, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच विद द एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। देखो 2023-24 ये हमारा ईयर है। इस ईयर में मैंने जो कैश रिसीव करा है वो करा है 1 लाख रुपए। इसके अंदर इंक्लूड है एडवांस इनकम ऑफ ₹15,000। ठीक है, मैंने यहां पे कैश जो पे करा है एक्सपेंस के लिए वो पे करा है मैंने कितना? 60,000 रुपए। इसके अंदर इंक्लूड है प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ ₹10,000।
तो क्या यहां पर मेरा प्रॉफिट 1 लाख माइनस 60,000 40,000 है? जल्दी बताओ भाई। कैश कितना रिसीव हुआ? 1 लाख। कैश कितना पे करा? 60,000। यानी कि ये मेरी कैश रेवेन्यू हुआ ना, ये मेरा क्या हुआ बेटा? रेवेन्यू। और ये मेरा क्या हुआ? एक्सपेंस है। तो क्वेश्चन में मतलब ये जो पीरियड हमारा प्रिंसिपल है कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या बोला गया है कि आपको अपने रेवेन्यू को किससे मैच करना है? एक्सपेंस से। तो ये मैच कर लिया भाई, 1 लाख माइनस 60,000। ऐसा करेंगे कि नहीं? साथ में ये भी लिखा है ऑफ दैट पीरियड, उस साल का देखना है हमें, जिस साल का हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हमें पैसा मिला 1 लाख, लेकिन इसके अंदर 15,000 इंक्लूड है कब का? अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का है भाई ये। तो करंट ईयर कितना हुआ? 85 हुआ ना करंट ईयर का। एक्सपेंस देख लो, एक्सपेंस कितना है मेरा? 60,000। मैंने कितना पे करा? 60, जिसके अंदर 10,000 कब का है? नेक्स्ट ईयर का। प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का। मैंने अभी इस साल कितना पे कर दिया? 10,000। तो मेरा करंट ईयर कितना हुआ? 50,000। अब मैच कर लो भाई, कर लो अब मैच। करंट ईयर की इनकम 85, करंट ईयर का एक्सपेंस 50, तो 35,000 हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट। बात क्लियर है? समझ में आया भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब? नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट या ड्यूलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और दूसरा, ये तुम पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इसका एग्जांपल लिख देना भाई, ठीक है? कोई डाउट? नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, बहुत आसान। बताओ क्या होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन? रेवेन्यू मतलब इनकम, रिकॉग्निशन मतलब जिस दिन इनकम हुई है उस दिन मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, चाहे वो पैसा मिला है या नहीं मिला। ये है बस। मैंने सेल करी है मार्च में, पैसा मिला अप्रैल में। सेल करी है मार्च में, पैसा मिला अप्रैल में। अपने रेवेन्यू कब का दिखाऊं? जिस दिन सेल करी है, जिस दिन पैसा मिला है। ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। जिस दिन मैंने सेल करा उस दिन मैंने अपना राइट ले लिया पैसे लेने का इस इंसान से। बात क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established। बात क्लियर? इसके ऊपर एग्जांपल लिख देना। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये रहा, एक एंटरप्राइज ने फरवरी में सेल करे गुड्स और पैसा कब मिला उनको? अप्रैल में। तुम रेवेन्यू कब मानेंगे अपना? फरवरी मानेंगे। कब मानेंगे बेटा? फरवरी में। लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कौन सा? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक बिजनेस है, ठीक है? इसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करा। प्रॉफिट है इसका कितना? 1.5 लाख रुपए। क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है? जल्दी बताओ, क्या करेक्ट प्रॉफिट है ये? नहीं, पता नहीं हमें। इसके लिए क्या होगा? सीए जो है वो इस कंपनी में आके क्या करेगा बेटा? ऑडिट करेगा। क्या करेगा? ऑडिट करेगा। और सीए हमेशा क्या चेक करता है? नहीं, अकाउंट से चेक करेगा ही, वो तो नहीं चेक करेगा कि भाई कौन सा इंसान कैसा है उसको मतलब अकाउंट चेक करेगा। बट अकाउंट्स में क्या चेक करेगा सर? हमेशा एक्सपेंस चेक करेगा पहले। क्या चेक करेगा? क्योंकि कंपनीज हमेशा क्या करेंगी? अपने एक्सपेंस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगी। हाँ, एक्सपेंस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगी जिससे प्रॉफिट उनका कम से कम आए, यानी कि फेक एक्सपेंस दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी? तो भैया यहां पर सीए बिजनेस ने परचेज करे गुड्स, पूरे साल में 6 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे। कितने के करे बेटा? 6 लाख के, है ना? तो सीए ने आते ही पूछ लिया कि भैया इसके बिल दिखा दो। क्या दिखा दो इसके? ये कॉन्सेप्ट आता है यहां से। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है
कि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना एविडेंस के हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अगर करते हैं तो भैया आगे जाके पकड़े जाएंगे। बात क्लियर? पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। द वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बेटा पर्सनल बायस मतलब भेदभाव होता है। बायस मतलब क्या होता है? भेदभाव। Measurement that are based on verifiable evidences are regarded as objective. It means all accounting transaction, पढ़ना भाई यहां पर, it means all accounting transaction should be evidenced and supported by the business documents. और इस supporting documents को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, सेल बिल एक्सेट्रा। पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 ये पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, कोई डाउट अपने पास? जल्दी बताओ, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अपने पास कितने अजम्पशंस है बेटा? 3 अजम्पशन। कौन से? गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। अजम्पशंस हमारे पे डिपेंड करता है हम माने या ना माने, बट प्रिंसिपल्स मानना जरूरी है। 11 प्रिंसिपल्स टोटल हैं। पहला प्रिंसिपल बता दो, अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी। दूसरा मनी मेजरमेंट। तीसरा बेटा अकाउंटिंग पीरियड। भाई ये तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। पहला अकाउंटिंग एंटिटी, दूसरा मनी मेजरमेंट, तीसरा अकाउंटिंग पीरियड, फोर्थ इज फुल डिस्क्लोजर, सिक्स्थ या फिफ्थ क्या है बेटा? मेटीरियलिटी, सिक्स्थ प्रूडेंस, 7 कॉस्ट कॉन्सेप्ट, 8 मैचिंग। 8 क्या है बेटा? मैचिंग। 9 क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट। 10 कौन सा था? रिकॉग्निशन। कौन सा? रेवेन्यू। और 11 वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।